के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 15 में ये था। तो अगर देखा जाए अधिकार के बारे में तो ये एक नकारात्मक है, संविधान में इसे एक नकारात्मक पहलू के रूप में देखा जाता है, मतलब निषेधात्मक बोल सकते हैं। और कर्तव्य तो कर्तव्य है। और देखा जाए निषेधात्मक का अर्थ यहाँ पे ये है कि राज्य के ऊपर या राज्य का यह दायित्व होगा, क्योंकि राज्य के बारे में आर्टिकल 12 में परिभाषित। यहाँ पे राज्य शब्द का अर्थ यहाँ ये है कि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। यहाँ पे राज्य का मतलब यूपी या 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन, इससे नहीं है। यहाँ पे राज्य का अर्थ यहाँ पे ये है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोकल बॉडीज जितने भी हैं, निजी क्षेत्र जितने भी हैं, आप अपने नागरिकों पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। इस तरीके से जो निषेधात्मक कहना है या नकारात्मक कह सकते हैं या राज्य के बारे सीमा लगाते हैं, तो सब चीज नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी चीज आप बता रहे हैं, उसमें निषेधात्मक देख सकते हैं राज्य के साथ। तो अगर देखा जाए तो और आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव निषेध किया गया है। और अगर आर्टिकल 16 के बारे में देखा जाए तो 16 में है लोक नियोजन के अवसर की स्वतंत्रता। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। आज माई विद्या वंदना योजना प्रोजेक्ट के तहत सीके मिश्रा सर के मार्गदर्शन में मैं अधिकार बनाम कर्तव्य टॉपिक को लेकर अपने विचार व्यक्त करूंगा। आज जैसा कि हम लोगों को पता है कि संविधान निर्माण के इतने वर्षों के बाद भी हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर सही जानकारी नहीं है। हमें संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं और जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनको लेकर जो है सही तालमेल नहीं है, जिसके कारण समाज में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत में जो समस्याओं का कारण है उसका मुख्य कारण ये है कि हम अपने अधिकारों को लेकर जितने संजीदा नजर आते हैं, अपने कर्तव्यों को लेकर उतने ही असंवेदनशील। जैसे हम वर्तमान में जल संरक्षण, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन, महिला अधिकार आदि के मुद्दों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किंतु जब वास्तविक रूप में इस दिशा में कोई पहल करने की बात आती है तो हम इससे पीछे हट जाते हैं। एक तरफ तो हम महिला अधिकार को लेकर बात करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो दूसरी तरफ जब वास्तविक रूप में महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है तो हम उससे पीछे हट जाते हैं और महिलाओं को अधिकार देना अपने अधिकारों में कटौती के तौर पर देखते हैं। अगर हम वास्तव में अपने संविधान निर्माताओं के स्वप्निल सपनों को सहेजना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों में सामंजस्य स्थापित करना होगा। इसके लिए जो है हमें अपने एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों, अपने पेशे के रूप में कर्तव्यों और समाज का एक भाग होने के साथ ही उसके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करना होगा। जिस देश के नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर एक सामंजस्य की स्थिति बना पाए हैं, वहां पर आज वास्तव में विकास और प्रगति अग्र स्तर पर है। ऐसे देशों में इजराइल, दक्षिण कोरिया, जापान और स्कैंडिनेवियाई कंट्री हैं जहां पर मानव विकास सूचकांक उच्च स्थिति में है और मानव विकास सूचकांक ही किसी देश की वास्तविक प्रगति का मापक है। जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा ध्येय अपनी भौतिक उन्नति से होता है, क्योंकि भौतिकतावादी और जो है बाजारवादी संस्कृति में प्रत्येक मनुष्य अधिक से अधिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण करना चाहता है और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार होता है। इसके लिए बाजार में गलाकाट प्रतियोगिता भी होती है। किंतु जब हम अपने कर्तव्यों की बात करते हैं तो हमारा ध्येय आध्यात्मिक उन्नति से होता है, क्योंकि जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन वास्तविक रूप में
और पूरी नैतिकता के साथ करते हैं तो हमें मानसिक सुख का आभास होता है। और कोई व्यक्ति तभी वास्तव में प्रसन्न रह सकता है जब वह मानसिक रूप से शांत हो। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि औरों को हंसते देखो मन हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। हमारी संस्कृत की अवधारणा भी यही है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामयाः की संस्कृति हमारी वास्तविक संस्कृति है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज सिंह है। अभी जैसा मेरे दोस्त अजय जी ने बताया, मेरा नाम पंकज सिंह है। जैसे कि अभी मेरे दोस्त अजय जी ने बताया कि अधिकार एवं कर्तव्य से जुड़े हुए जो भी उन्हें विचार रखे, उसके आगे मैं अपने खुद के विचार भी रखना चाहता हूँ। तो अगर हम अधिकार एवं कर्तव्य की बात करें तो हम पहले थोड़ा हम इतिहास में जाते हैं। तो स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में लोगों के पास कर्तव्य तो थे लेकिन अधिकार नहीं थे। इसका मतलब ये है कि उन्हें काम को करना रहता था लेकिन कैसे करना उनको कोई संसाधन नहीं, कोई अधिकार नहीं होते थे। इस वजह से देश गुलाम था। ये भी बहुत बड़ा रीजन है। जब हम देश में स्वतंत्र हुए उसके बाद हमने लोगों को अधिकार दिए गए, तब उनसे ये उम्मीद की गई कि इनके कर्तव्य होंगे। इसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 51A में भी हमने कर्तव्य जोड़े हैं। वो इसलिए जोड़े कि हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि देश के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए, तभी देश के लोकतांत्रिक शासन को तेजी से चलाया जा सकता है। अगर हम अधिकारों की बात करते हैं तो हम अगर संविधान में देखें तो हमको अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 जहां हमको समानता की बात कर दी गई, सभी लोग, सभी जाति, धर्म, मूल वंश के लोग यहाँ समान है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी हमें चौथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों अनुच्छेद 29, 30, उसके बाद बच्चों के लिए अधिकार हमें अभी संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कम से कम शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो मूल अधिकारों की 6 से 14 बिना शिक्षा के हम नहीं चल सकते। तो जब एक बच्चा शिक्षित होगा तो उसे अपने अधिकारों को पता चलेगा। जब हम अधिकार जान जाएंगे तभी हम ये कह सकते हैं कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएगा। यही स्वतंत्रता का सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए। तो अब देखिए, अभी भी हम अगर थोड़ा नकारात्मक की बात करें तो देखिए हमारे पास अधिकार तो है लेकिन हम हमेशा अधिकारों में, जैसा हमारे दोस्त ने बताया कि महिलाओं के प्रति हम अभी भी नकारात्मक सोच सकते हैं, चाहते हैं कि महिलाएं बराबर में आधी आबादी की संज्ञा तो हमको देते हैं, लेकिन हकीकत ये कि अभी हमने उनको आधा अधिकार नहीं दिया जो जिनका उनका हक था। और ये तभी हो सकता है जब हम खुद में जागरूक हों, लोगों के अपने खासतौर जो पुरुषवादी मानसिकता है उस पर हम बदलाव करें, उसके बाद हम महिलाओं के प्रति एक समानता की सोच रखें, तभी मैं कह सकता हूं कि हम अधिकारों की तरफ एक जागरूक भी हैं। और उसके साथ साथ हमारे खुद के भी अधिकार हैं, देश के अधिकार जो हमको मिले हैं उसके हम निर्वहन कर्तव्यों के रूप में एक सच्चे नागरिक के रूप में कर सकते हैं। वो चाहे तो देश के संसाधनों का इस्तेमाल को लेकर के हो, चाहे तो देश के सार्वजनिक प्लेसों का इस्तेमाल करके हो, या देश की जैसा प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान तभी सफल हो सकता है जब हम अपने अधिकारों का वास्तविक रूप से कर्तव्यों का निर्वहन करें। स्वच्छ भारत अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग गंदगी करते हैं। अगर हम लोग खुद ही अपने कर्तव्यों में जागरूक हैं और हमारे पूरे देश में जगह जगह पे जो गंदगी है उसके एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम नहीं किए उसको, और आज हमको स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ रहा है। अगर हम यह नदियों की जो भी आप देखते होंगे, आज हमारे देश की लगभग सारी नदियां प्रदूषित है, इसका जिम्मेदार कौन है? हमने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। उसके साथ साथ हम देखें कि कुछ संसाधन, लगभग अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें देश के लगभग 75% संसाधन पे देश के केवल 25% लोगों का अधिकार है। तो अगर ये जो अधिकार 25% लोगों को नहीं मिल पा रहा है, 25% लोग अधिकारों से अपने वंचित है, इसका मतलब जो सिर्फ 75% लोग हैं उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। वो चाहे तो विधायिका के लोग हो, चाहे तो कार्यपालिका के लोग हो, चाहे सिविल सर्विस के लोग हो, चाहे तो आम आदमी भी। आज हम देखते हैं कि देश में करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। वैसे तो करप्शन की कोई परिभाषा नहीं, लेकिन वो काम जो हम करते हैं जिससे किसी दूसरे का नुकसान होता है वही करप्शन की परिभाषा में आता है। तो मुझको लगता है कि अगर सारे लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, एक सिविल सर्विस के रूप में और एक आम आदमी के रूप में, एक नागरिक के रूप में, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, तभी देश को संविधान के अनुसार चलाया जा सकता है। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। नहीं तो अभी तो देश में इतना ज़्यादा पिछड़ापन है, देश की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान न हो पाने के कारण एक ये भी है कि अभी भी जिनके जिम्मेदारियाँ दी गई हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर देश को आगे ले जाना है तो उसके लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक नैतिक तरीके से उसको पूरा करना है। उसके लिए कोई कानून जो बनाए गए हैं वो कानून अभी तक कानून को पूरी तरह क्रियान्वयन अगर कर भी दिया जाए तो भी नहीं होगा जब तक हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वतः नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब अगर हम एक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे तो देश को और लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है। हेलो, मैं अभय। जैसा कि हमारे मित्र और पंकज जी ने बताया उसको आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि जैसा कि पंकज जी ने बताया कि अधिकार और बनाम के बारे में
जो भी हमारा सामाजिक संवैधानिक प्रावधान के बारे में अगर देखा जाए कि अधिकार और कर्तव्य को अगर एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अगर देखा जाए आर्टिकल 21, अगर देखा जाए तो अधिकार के बारे में अगर देखा जाए संवैधानिक प्रावधान, तो संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं अगर देखा जाए तो पार्ट 3 जो है हमारा पूरा का पूरा जो 12 से आर्टिकल 12 से 35 तक जो भी है मूल अधिकार के बारे में, तो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 12 जो कि ये बताता है कि राज्य को की परिभाषा के बारे में, राज्य की क्या परिभाषा होनी चाहिए। हालांकि ये सारे मूल अधिकार के दायरे में आ जाता है। अगर आर्टिकल 13 के बारे में देखा जाए तो 13 में है कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका को जो कहते हैं कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति इसी आर्टिकल 13 से ही प्राप्त होती है। न्यायपालिका जो है अगर आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 को बोला जाता है जुडिशियल बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशियल बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशियल मतलब जुडिशियल रिव्यू का एक बेस माना जाता है आर्टिकल 13 संविधान से। अगर तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, मतलब नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। और आर्टिकल 14 के, हालांकि आर्टिकल 12 और 13 जो है एक बेसिक आर्टिकल है, मूल अधिकार यहाँ से स्टार्ट होता है। मूल अधिकार हालांकि अगर पूछा जाए तो 12 से 35 तक मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो 14 से स्टार्ट होता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 6 मूल अधिकार वर्तमान में है। पहले 7 मूल अधिकार थे, अब 6 मूल अधिकार हैं। और जो एक मूल अधिकार है इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया और इसमें इसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति के अधिकार को हटा के आर्टिकल 300A में एक लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट करने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि विधिक अधिकार। अगर हम एक शेड्यूल के बारे में चर्चा करें, क्योंकि हमारे जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसमें 8 शेड्यूल थे, और अगर देखा जाए शेड्यूल के बारे में तो अब वर्तमान में 12 शेड्यूल हैं। और 12 शेड्यूल में भी अगर 9th शेड्यूल को लिया जाए, 9th शेड्यूल से संबंधित अगर देखा जाए जितने भी राइट टू प्रॉपर्टी से जितने भी संबंधित मामला है वो 9th शेड्यूल में रख दिया गया। हालांकि ये जो 9th शेड्यूल को ऐड किया गया वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इस समय जो फर्स्ट 9th शेड्यूल को प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 9th शेड्यूल को जोड़ा गया। और 9th शेड्यूल में जितने भी प्रॉपर्टी हुआ गया था कि इस समय जो सरकार थी हमारी इस समय जो सरकार थी नेहरू जी की सरकार, तो उस समय जो राइट टू प्रॉपर्टी है या ऑन जितने भी मामला है जमीन जायदाद या जिससे संबंधित मामला है, जमीन जायदाद या जो भी मामला है उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। और इस 9th शेड्यूल का तात्पर्य है कि अगर कोई भी कानून इस 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। लेकिन ये तब था, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन ये एक निर्णय आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 24 अप्रैल 1973 का मामला था। इस निर्णय में ये बताया गया कि जो कोई भी जो संसद है वो कानून में संशोधन को किसी भी प्रावधान में संशोधन कर संविधान के पूरे भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन अगर संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित किए बगैर
बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित किए बगैर, और इस बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान जो माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं वो बार बार जो है अपने निर्णय के माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर को बताने का प्रयास करते हैं। और 24 अप्रैल 1900 इसमें ये बताया गया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जितने भी मामले सुप्रीम कोर्ट में आए थे, इसके पहले जितने भी मामले इधर आए थे, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद जितने भी है, अगर 9th शेड्यूल में उसको डाल भी दिया गया है, 24 अप्रैल 1973 के दिन से 9th शेड्यूल में डाल भी दिया गया है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इससे पहले जितने थे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन इससे पहले जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए कि मैंने 44वां संविधान संशोधन से यहाँ तक आ गया, हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन अगर देखा जाए आर्टिकल 14, तो ये राइट टू स्वतंत्रता का अधिकार है, सॉरी समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के अधिकार है, विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण। मतलब ये है कि विधि के कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे वो ऊंच नीच या समाज के निचले तबके तक निचले वर्ग तक कोई भी हो, समान विधि के समक्ष सभी समान है। और विधि का समान संरक्षण करने का अर्थ यहाँ ये है कि सभी को समान रूप से संरक्षित जो भी व्यवस्था है वो आर्टिकल 14 के अनुसार प्राप्त किया जाएगा। और आर्टिकल अगर 15 को देखा जाए, यहाँ पे 5 शब्द का यूज किया गया है, 5 शब्द का यूज किया गया है। हालांकि जाति, धर्म, लिंग। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। महिलाओं के विकास के साथ साथ ही हम और भी कई समस्याएं हैं देश की, जैसा दूसरे क्षेत्र में आप चले जाएँ तो खासतौर जैसा उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहाँ विस्थापन, वहाँ से लोग वहाँ ना तो रोजगार के साधन उपलब्ध है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना लोगों के पास आय का कोई साधन है, जिसकी वजह से लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं। इससे समस्याएं और ज़्यादा शहरों में भी होती हैं और गाँव में तो समस्या है ही। तो मुझको लगता है कि सरकार को इस दिशा में और आगे से कदम उठाना चाहिए। साथ में सरकार को प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति को उसके घर तक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसमें प्रशासनिक सेवा के जुड़े लोगों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। बट इसी दिशा में जो सरकार प्रयास कर रही है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली सरकारों ने भी जो काम किए थे वो भी अच्छे थे और वर्तमान सरकार भी अच्छा प्रयास कर रही है। हम इस लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे और भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। ठीक। सिंह है, मैं मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के माध्यम से आपसे एक टॉपिक पर चर्चा करूंगा जिसका नाम है भारत के समावेशी विकास में वर्तमान सरकार की पहल, संभावनाएं एवं प्रयास। अभी हाल में ही 5 जुलाई को वर्तमान 17वीं लोकसभा का पहला बजट वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा लाया गया। इस बजट में और पिछले 5 सालों में जो सरकार ने काम किए हैं, अगर हम देखें तो क्या ये पूरे काम का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, जिसके माध्यम से हम भारत को समावेशी विकास, जिसमें जो 2030 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किए, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उसके बाद कौशल विकास, बेरोजगारी का खात्मा जैसे जो लक्ष्य तय किए गए, उसकी हम पूर्ति के लिए हम इस सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके माध्यम से उसके लिए मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे हम देखें तो अगर हम अपने राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो सबसे बड़ी समस्याएं कुछ हैं, जैसे किसानों की समस्याएं, किसानों की आत्महत्याएं की समस्याएं, महिलाओं को लेकर के समस्याएं, रोजगार को लेकर के समस्याएं, उसके बाद लोगों तक एक रिमोट एरिया तक स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सेवाओं को पहुंचाना एक चुनौती है। लेकिन जो सरकार ने प्रयास किए हैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि सबसे पहले किसानों के बारे में सरकार ने देखा कि देश के दूर दराज एरियाज में प्रतिदिन किसान आत्महत्या करते हैं। उसकी जो सबसे पहले रीजन है कि किसान ऋण लेता है, ऋण के जाल में फंसता चला जाता है। हमारा किसान अभी भी एक बार ऋण लेता है, फिर उस ऋण की पूर्ति करने के लिए उसको फिर से ऋण लेना पड़ता है। एक ऋण जाल पूरा जिसमें किसान फंसता चला जाता है, जिसके सबसे बड़े कारण हम देखते हैं किसानों की आय। किसान जो भी उत्पादन कर रहा है उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, लागत तो बहुत आ रही है लेकिन उसमें उसका लाभकारी नहीं है, जिसके कारण उसको ऋण लेना पड़ता है और आत्महत्या जैसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाने पड़ते हैं। इस प्रयास में इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने सबसे पहले
अभी पिछले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है लगभग 1.5 गुना, 150% बढ़ा दिया। उसके बाद किसानों के लिए फसल बीमा योजना लाई, जिसमें कि खरीफ की फसल के लिए लगभग 2% और रबी की फसल के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए लगभग 5% सालाना प्रीमियर की दर से ब्याज देगी। उसके बाद किसानों तक खाद बीज जो उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पहुंचाने के लिए खाद में सब्सिडी को और बढ़ाया भी है। उसके बाद बीज, उसके सिंचाई व्यवस्था के लिए अलग से बजट भी किया है और साथ साथ में किसानों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है। मौसम परिवर्तन के लिए जरूरी है कि इससे कुछ किसानों का अलग, जैसे मत्स्य पालन हो गया, उसके बाद छोटे छोटे लघु उद्योग के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण करने का प्रयास सरकार कर रही है, जो कि एक सराहनीय कदम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सरकार इस दिशा में सफल होगी और किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो हम लोग की है रोजगार, हम देखते हैं कि अभी भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि भारत में बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर उत्तर भारतीय राज्यों में तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसके लिए सरकार ने कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, उसके बाद स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से सरकार ये चाहती है कि हम अपने युवाओं को कौशल विकास करके उनको रोजगार देने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ युवाओं को खुद को प्रेरित करने के लिए, जैसा सूक्ष्म लघु उद्योग के माध्यम से युवा खुद का रोजगार कर सकें, इस दिशा में भी सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर देश में महिलाओं का जितनी क्षमता है उनकी जितना, अगर हम उसका पूरा देश को लाभ मिलने लगे तो लगभग 27% देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की जा सकती है, जो कि एक मुझे लगता है कि जो सरकार ने अभी फिलहाल 5 करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि अगर हम महिलाओं की क्षमता का विकास करके और महिलाओं के पूरे उनकी जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हुए अगर हम उनको डिविडेंड जो लाभ जनसंख्या लाभांश की बात होती है उसमें महिलाओं को हम अगर प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि हम अच्छे सफल हो सकते हैं। उसके लिए सरकार ने सबसे पहले, जैसा आज से लगभग 4 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी। उसके बाद महिलाओं के लिए अलग से, अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, वहाँ उनकी चूल्हे में खाना बनाने की वजह से प्रदूषण की समस्या, इसके लिए सरकार ने उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम लॉन्च की। उसके बाद भी अभी हाल में बजट में सरकार ने नारी टू नारायणी योजना, जिसके माध्यम से कि महिलाओं को रोजगार दिया जाए और उनका स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी जो भी समस्या है उनका काफ़ी हद तक समाधान किया जाए। तो मुझको लगता है कि अगर महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा तो देश को विकास के है। मैं मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के माध्यम से आपसे एक टॉपिक पर चर्चा करूंगा जिसका नाम है भारत। Today I am pleased to especially invite Aarti ma'am, who is having her own YouTube channel, Aarti English Mantra, having more than 27,000 plus subscribers, and she is one of the renowned faculty of English in Mukherjee Nagar. She is delivering her teaching materials and lectures for UPSC as well as PCS and SSC aspirants, and she will be one of the panelists of the expert of this My Vidya Vandana project. So I am pleased to invite ma'am, and today we collaboratively observe few of the presentation of our participants, and now I will request ma'am to share her expert view so that our participants will learn that how these programs is going to help them to emerge as an individual and independent citizen of the India, whoever will be going to lead the leadership position being an IAS and administrator anywhere. Ma'am, please. हे देयर, वेलकम बैक। मैं आरती आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारे प्रोजेक्ट है विद्या वंदना जिसका नाम है, उसके माध्यम से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिली और उन्होंने जो भी डिलीवर किया दैट वाज रियली इम्पेकेबल एंड आई वुड लव टू बी इनटू इट। मैं भी इसका एक पार्ट बनना चाहती हूँ एंड डेफिनेटली जो भी डिलीवर किया उसमें कोई भी कमी नहीं थी। दैट वाज व्हाट आई जस्ट वांट टू से इम्पेकेबल। एंड प्लीज मेरी सब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, शेयर करें और इसमें इन्वॉल्व हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, ma'am, for this special noble presence to this presentation, and we will be blessed with your presence again. Thank you, ma'am. Okay, definitely. हेलो, मैं अभय चौधरी। आज इस मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के तहत जो भी सी के मिश्रा सर जो भी आज पहल किए हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और चूँकि ये एक छोटा सा सब्जेक्ट है पॉलिटी खंड का, पॉलिटी खंड का सबसे पहला चैप्टर यही है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट
मतलब जो भी हमारा संविधान है, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पहले जो भी विकास हुआ, पृष्ठभूमि, जो भी बैकग्राउंड है, उसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। और देखा जाए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होती है हमारी कहानी का, क्योंकि जो 1600 ईस्वी में, मतलब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के पश्चात अगर देखा जाए तो जितने 200 साल तक लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में शासन की, और 1773 से 58 तक कंपनी का शासन रहा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। और 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। और रेगुलेटिंग एक्ट को अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए पहला प्रयास था। ईस्ट इंडिया कंपनी चूँकि बहुत दिनों तक देश में शासन कर चुकी थी और उनको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट होता है कि रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेट करना है। रेगुलेट करने का अर्थ यहाँ पे ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी देश के अंतर्गत पॉलिटिकल या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रही थी उनको रेगुलेट करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए पहला प्रयास था। और अगर देखा जाए दूसरा, तो बंगाल के गवर्नर को इस समय हुआ क्या था कि इससे पहले जितने भी एक्ट आए थे, इनसे पहले 1773 से पहले हमारा जो बंगाल के गवर्नर प्रत्येक प्रांत का, प्रत्येक प्रोविंस थे, प्रोविंस में बांट दिया गया था और उनका अलग अलग एक गवर्नर हुआ करता था। और उस गवर्नर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। और यह स्थापना हालांकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कर दिया गया था, लेकिन स्थापना एक साल बाद 1774 में हुई थी। और इसके जो प्रथम CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यस, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग्स को बोला जाता है। और अगर देखा जाए इसके बाद के क्रम में, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक एक्ट आया 1781 का, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये हालांकि एक 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। 1773 में जो भी कमियां आई थी या इनकी पूर्ति के लिए, इनको फुलफिल करने के लिए 1773 की कमियों को पूर्ति करने के लिए एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। और इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से पुनः एक एक्ट लाया गया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल, मतलब और निदेशक मंडल, यस। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यस। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य ये था पॉलिटिकल एक्टिविटी को देखना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्य था कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखना। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो 1800, चूँकि पिट्स इंडिया जितने भी एक्ट आए थे उससे उनके बाद चार्टर एक्ट के क्रम में यह पहला है चार्टर एक्ट है। चार्टर 1793 में एक आया था, 3 में एक आया था। इसमें क्या था कि कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे और इनके द्वारा एक लाया गया था परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था। उसके बाद 20 साल के क्रम में एक्ट आते गया जितने, जिसे चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1700 अच्छा, 17 जैसे ये परमानेंट सेटलमेंट। ओके, ऐसे
देते हैं टीचर्स के, तभी आपके पास कंटेंट बढ़िया है। तो अपनी वॉइस पूर्ण तरीके से इन पर नियंत्रण नहीं स्थापित किया गया था, लेकिन आंशिक रूप से जो भी है आंतरिक रूप से नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से 1833 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। अगर देखा जाए चाइना और शुगर मतलब जो भी चीनी है होते हैं उनके निर्यात आयात उनके व्यापार को प्रतिबंध न करते हुए और सभी पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस चार्टर एक्ट की जो विशेषता है, जो फीचर्स है वो ये है, शिक्षा के लिए जो भी है 1 लाख का प्रावधान किया गया था, हालांकि हायर सेकेंडरी के लिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये अभी 2 एक्ट ही मैंने डील किया और उसके आप इतना भी नहीं बताते ना, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बता देते हो कि ऐसा नहीं करना और स्टार्ट करना ही आपकी सीख है, बाकी कुछ नहीं है। कंटेंट आपका सही है, तो हाउ टू स्टार्ट समथिंग, तो बढ़िया बोलने चाह रहे हैं उसको कैसे स्टार्ट करें और एंड कैसे करें, वही होता है बेसिकली। अच्छे मतलब जो भी आप डिलीवर करते हैं लेक्चर, अदरवाइज सारा बढ़िया है। यस मैम। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे टीचर्स जब हम लोग को हायर करने होते हैं कोचिंग में, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर बैठे और एक को बोलना पड़ता है, जैसे क्वालिटी का डेमो चल रहा है, तो उसमें क्या होता है टीचर्स के पास इतना कंटेंट नहीं होता है। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि कम से कम आपके पास कंटेंट है, आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। दैट इज वेरी नाइस। टीचर्स जो होते हैं हमारे एसएससी, जैसे मैं पैरागॉन में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पर टीचर्स जब भी रेगुलेटिंग एक्ट हो या 1781 का पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1861 का चार्टर एक्ट, 92 का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, 1909 का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इन सभी का उद्देश्य यही था कि जैसे जैसे ये एक्ट आते गया इसका एक भी मात्र उद्देश्य था कि ब्रिटिश क्राउन का पावर बढ़ते गया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका पावर घटते गया। अगर कंसोलिडेटेड फॉर्म में देखा जाए तो यही था इसका उद्देश्य। थैंक यू सर।